వచ్చిందే నా నుంచి నేనే పంపించా. ఈ కలి సంహార చేసేటప్పుడు మిగిలిన చెత్త ఉంది కదా. ఐఎమ్ శివ ఫ్రమ్ మై బాడీ పార్టికల్ ఓన్లీ కరుణకే రూపం చూస్తాను. యు ఆర్ నాట్ మై హస్బెండ్ నౌ. 1 second. యు ఆర్ ఇంటర్నెట్. अगर आपको ये लगता है कि बुराड़ी 2018 में जिस तरीके से इस फैमिली की डेथ हुई उससे ज्यादा डरावना कुछ नहीं हो सकता, तो शायद आपने इस केस के बारे में पहले कभी नहीं सुना। संदिग्ध हालत में घर से ये शव मिले हैं। अंधविश्वास में ऐसी वारदात शायद ही कभी सुनी गई हो। इस केस में जो डेथ्स हुई उसके पीछे की मिस्ट्री, हॉरर और साइकोसिस इस केस को बाकी सब से बिल्कुल अलग कर देता है। सो लेट्स गो थ्रू द हॉरिफिक डिटेल्स ऑफ दिस केस, द केस ऑफ पद्मजा। आंध्र प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट चित्तूर, टाउन मदनापल्ले, एक 3 मंजिला घर। 24 जनवरी 2021 शाम के करीब 8:15 बजे पुलिस एक पड़ोसी की कंप्लेंट पर एक घर में घुसती है जिसका दरवाजा खुला था। यहाँ पुलिस अपने करियर के सबसे हॉरिफिक सीन को विजिट करने वाली थी। वो जैसे ही घर में घुसते हैं वो देखते हैं कि फैमिली हेड पुरुषोत्तम नायडू किसी ट्रांस स्टेट में, या फिर आप कह सकते हो किसी सेमी कॉन्शियस स्टेट में कोई मंत्र जप रहा था। और फिर वो और अंदर जाते हैं और उन्हें पुरुषोत्तम की वाइफ पद्मजा दिखती है जो दीवार से बातें कर रही थी और लगातार हंसे जा रही थी। इसके बाद पुलिस एक रूम में एंटर करती है। वहाँ का सीन इतना डिस्टर्बिंग था कि पुलिस वालों की बॉडी मानो फ्रीज हो जाती है। इस पूरे रूम में ब्लड था और एक बड़ा त्रिशूल जो एक 25 साल की लड़की के पेट में गड़ा हुआ था। इस लड़की की बॉडी पर कपड़े नहीं थे और ये लड़की थी आलेख्या, पुरुषोत्तम और पद्मजा की बड़ी बेटी। पुलिस को इस रूम में एक फोटो दिखती है जिससे उन्हें पता चलता है कि इनकी 2 बेटियां हैं। इसके बाद पुलिस दूसरी बेटी को ढूंढने लगती है। वो उसे ढूंढते हुए ऊपर वाले फ्लोर पर जाते हैं और यहाँ उन्हें मिलती है 22 साल की दिव्या की नेकेड डेड बॉडी। ये पुरुषोत्तम और पद्मजा की छोटी बेटी थी। इसे खाली डेड बॉडी बोलना एक अंडरस्टेटमेंट होगा क्योंकि इस डेड बॉडी का माथा ही नहीं था, उसका पूरा ब्रेन विजिबल था। उसके साइड में खून से लिपटे हुए भारी भारी डंबल थे जिनसे उसका माथा क्रश किया गया था। पुलिस इस टाइम पर पद्मजा और पुरुषोत्तम को तुरंत अरेस्ट कर लेती है। पद्मजा पुलिस पर चिल्ला रही थी। वो बार बार कहती है कि वो शिव है। You are not my husband now. I am Shiva. सिंस वो कोविड का टाइम था तो पुलिस पद्मजा को कोरोना टेस्ट के लिए ले जाती है, पर वो चिल्लाती है कि कोरोना उसी की बॉडी से पैदा हुआ और वो उसे अफेक्ट नहीं कर सकता। वो भगवान है। Who are you to tell me? I am Shiva from my body particle only Karunake. पुलिस उसे ले जाकर इंटेरोगेशन स्टार्ट करती है, लेकिन पुलिस को कोई अंदाजा नहीं था कि ये एक एक्सट्रीमली मिस्टीरियस केस की बस शुरुआत है। आगे बढ़ने से पहले हम इस फैमिली को थोड़ा समझ लेते हैं। पद्मजा शुरू से एक सुपरस्टिशियस औरत नहीं थी। इनफैक्ट वो बचपन में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी, लेकिन एक रात पद्मजा की मदर पद्मजा को उसके फादर से बात करते हुए देखती है और वो ये देखकर बुरे तरीके से डर जाती है क्योंकि पद्मजा की फादर की डेथ थोड़े टाइम पहले हो चुकी थी। एक्चुअली जब पद्मजा ने अपने पिता को खोया तो उसके अंदर साइकोसिस के एपिसोड्स आने लगे। वो नॉन एग्जिस्टेंट बातें सुनने लगी और उसे अपने फादर घर में इधर उधर चलते हुए दिखने लगे। पर टाइम के साथ साथ ये एपिसोड्स कम होते गए और पद्मजा धीरे धीरे ठीक होने लगी। आगे चल के वो अपनी यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट बनी और एक IIT कोचिंग सेंटर की सक्सेसफुल टीचर भी। उसकी शादी पुरुषोत्तम नायडू से हुई जो खुद एक केमिस्ट्री प्रोफेसर थे एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में। आगे मैरिड लाइफ में इनकी 2 बेटियां हुई, बड़ी बेटी आलेख्या और छोटी बेटी साई दिव्या। ये एक बहुत ही एजुकेटेड फैमिली थी। इनकी बड़ी बेटी आलेख्या MBA करके सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में लग जाती है और छोटी बेटी दिव्या BBA करके म्यूजिक में अपना पैशन डिस्कवर करती है और वो एक म्यूजिक कॉलेज में खुद को एनरोल कर लेती है। दिव्या अपनी मदर की तरह ही इंटेलिजेंट थी, लेकिन इंटेलिजेंस के अलावा
उसने अपनी माँ से कुछ और भी इनहेरिट किया था। जब दिव्या सिर्फ 10 साल की थी तो एक दिन ये पूरी फैमिली एक पार्टी से वापस आई थी। उस दिन दिव्या और पद्मजा एक ही रूम में सो रहे थे। जब पद्मजा की रात में आंखें खुली तब उसने देखा कि उसकी बेटी दिव्या बेड पर बैठी थी और वो बातें कर रही थी, हंस रही थी, जबकि रूम में कोई भी नहीं था। पद्मजा ये देखकर डर जाती है क्योंकि उसे भी अपने वो एपिसोड्स याद थे। एक्चुअली ये मेंटल इलनेसेस पद्मजा की फैमिली में रन करती हैं। इनफैक्ट पद्मजा के फादर खुद 20 साल से मेंटल इलनेस से सफर कर रहे थे। अब आते हैं प्रेजेंट टाइम पर, जब पद्मजा से पुलिस पूछताछ कर रही है। वो पूछते हैं कि बेटियों को किसने मारा, लेकिन पद्मजा कहती है कि उनकी बेटियां तो जिंदा हैं। पुलिस वाले ये सुनकर हैरान थे और फिर पद्मजा बताती है कि उन्होंने उनकी कलयुग वाली बॉडीज का अंत किया है। 25 जनवरी के दिन उनकी ये सोल सतयुग में जाएगी और वो फिर से जिंदा हो जाएंगी। वो पुलिस वालों पर चिल्लाती है कि उनके आने से उनका ये रिचुअल अधूरा रह गया, उन्हें खुद को भी मारना था और तभी ये रिचुअल कंप्लीट होता। पद्मजा ने बताया कि उनकी दोनों बेटियां मरने के 1 घंटे बाद तक जिंदा थी और अगर पुलिस बीच में ना आती तो वो पूरी तरह से जीवित हो जाती। पुलिस वाले पूछते हैं कि उन्होंने ये सब क्यों किया, तो पद्मजा बताती है कि उनकी छोटी बेटी दिव्या के हेड में एक बुरी आत्मा थी जिसे उन्होंने डंबल से मार मार के बाहर निकाल दिया। उसका हस्बैंड भी इन सभी बातों से अग्री करता है और वो कहता है कि अब उनकी बेटियां शुद्ध हो चुकी हैं और उनका नया जीवन खुशहाल होगा जिसमें कोई बुरी आत्मा नहीं होगी। पुरुषोत्तम इस मर्डर के बारे में एक घिनौना फैक्ट रिवील करता है। वो बताता है कि पुलिस को आलेख्या की जीभ नहीं मिल सकती क्योंकि पद्मजा उसकी टंग को खा गई। पड़ोसियों ने पुलिस को ये भी बताया कि इनके पास एक पेट डॉग है जो अब नहीं दिख रहा, लेकिन अभी तो ये पेट डॉग पुलिस के लिए लीस्ट ऑफ कंसर्न था। सिंस हस्बैंड और वाइफ दोनों ही मेंटली इल थे तो साइकेट्रिस्ट के अकॉर्डिंग ये एक शेयर्ड साइकोसिस डिसऑर्डर या शेयर्ड डिल्यूजनल डिसऑर्डर का एक रेयर केस था। ये वही इलनेसेस हैं जो बुराड़ी वाले केस में देखी गई थी। जनरली फैमिली के कुछ लोग आपस में डिल्यूजन्स या साइकोसिस शेयर करते हैं और बाकी सब मेंबर्स उनकी चपेट में आ जाते हैं। अब पुलिस इस साइकोसिस का ओरिजिन जानना चाहती थी। इसके बाद पुलिस ने इन दोनों ही लड़कियों के सोशल मीडिया हैंडल्स को एक्सप्लोर किया और उन्हें पता चला कि मर्डर से 3 दिन पहले 21 जून को इंस्टा पर एक मैसेज अपडेट हुआ था, शिवा इज कमिंग, और फिर 22 जून को वर्क इज डन और 24 जून को ये मर्डर हुआ। ये सारे पोस्ट किए थे आलेख्या ने, जो इस घर की बड़ी बेटी थी और वो आलेख्या ही थी जिसने इस पूरी फैमिली को शेयर्ड साइकोसिस के स्टेट में डाला था। एक्चुअली आलेख्या अपनी बहन साई दिव्या के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न थी क्योंकि साई दिव्या मोस्टली अनसीन प्रेजेंस से बातें किया करती थी और ये सभी चीजें आलेख्या को भी डिस्टर्ब करने लगी थी। वो अपनी छोटी बहन की मेंटल इलनेस का इलाज तंत्र मंत्र में ढूंढने लगी और वो इस कंक्लूजन पर आई कि उनके घर में एक बुरी आत्मा या चुड़ैल का वास है जो उन्हीं के साथ रहती है। वो सिर्फ 9th क्लास में थी जब उसने अपनी फैमिली को ये बताना शुरू किया कि वो शिव है। और 2019 के बाद जब कोविड आया तो आलेख्या का मेंटल डिक्लाइन बहुत रैपिडली होने लगा। कोविड के बाद जब लॉकडाउन हुआ तो धीरे धीरे आलेख्या दुनिया से दूर होने लगी। उसने दोस्तों से बात करना बंद कर दिया, बाहर निकलना भी बंद कर दिया। उसने आइसोलेशन फील किया और फिर उसे अकेले रहना अच्छा लगने लगा। वो बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ने लगी और ये सभी बुक्स पुलिस को उसके रूम से मिली और इनमें कॉमन टॉपिक्स थे, स्पिरिचुअलिटी, सैल्वेशन, रीबर्थ, रीइंकार्नेशन, डेथ एंड हेवन। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, सिर्फ स्पिरिचुअलिटी या मेडिटेशन किसी इंसान को वायलेंट नहीं बना सकती, लेकिन जब एक इंसान मेंटली इल हो तो वो इन आइडियाज को अपनी इमेजिनेशन के साथ मिलाकर कुछ अलग ही मतलब निकाल लेता है। और साइकेट्रिस्ट का कहना है कि आलेख्या के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। वो धीरे धीरे शिव की बहुत ज्यादा पूजा करने लगी और बाद में खुद को ही शिव मानने लगी और यही वो टर्निंग पॉइंट था जहाँ उसकी रियलिटी और डिल्यूजन्स के बीच की लाइन गायब होने लगी और अब वो लॉर्ड शिवा को फिजिकली भी इमिटेट करने लगी थी।
वो कहने लगी थी कि अब वो पूरे तरीके से शिवा है और उसकी बहन पार्वती, और यही बातें उसने अपने माता पिता को बताई। उसने कहा कि उसकी बहन दिव्या का इलाज अपनी बॉडीज को खत्म करके एक दूसरी दुनिया में जाके ही मिलेगा। वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ खुद को डायरेक्ट करने लगती है। उसके सभी दोस्त उसमें ये चेंजेस देखकर बहुत हैरान हुए थे। जुलाई 28 को उसने अपने इंस्टाग्राम पर बताया कि वो ओशो के जेन कॉन्सेप्ट से बहुत इंस्पायर्ड है। जेन एक जापानीज टर्म है जिसका मतलब होता है मेडिटेट करना। वो ओशो की कुछ पिक्चर्स भी इंस्टा पर डालती रहती थी। मिड अगस्त में ये फैमिली अपने 3 मंजिला मकान जो कि मदनापल्ले में था वहाँ पर शिफ्ट हो जाती है। अक्टूबर में ये खुद को ओशो लवर या एक ध्यानी कहकर आइडेंटिफाई करती है। जनवरी 5 आलेख्या ने सबको बताया कि कैसे मेडिटेशन से उसका चश्मा उतर गया। जनवरी 15 को वो शिवा को पर्सोनिफाई करती है। अपने बालों में एक जटा टाइप बन बनाती है और कहती है कि ये एक एनर्जी मैग्नेट है। मर्डर से 4 दिन पहले वो अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो चुकी थी और इसी टाइम पर पुरुषोत्तम का एक कोलीग उनके घर आया था। आलेख्या उसे बैठने को कहती है, लेकिन इस इंसान को बड़ी वियर्ड वाइब्स आ रही थी और फिर आलेख्या उसे कुछ बोलती है जिससे वो बिल्कुल ही डर जाता है। वो कहती है कि मुझे अपने घर ले चलो, तुम लॉर्ड बुद्धा जैसे दिखते हो और मैं तुमसे गले मिलना चाहती हूँ। ये सुनकर वो इंसान डर जाता है और वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। इस टाइम पर इस फैमिली ने अपने घर की मेड्स को भी हटा दिया था और सारे पड़ोसियों ने बताया कि इस घर से बहुत जोर जोर से आवाजें आया करती थी। पद्मजा का वो पालतू डॉग जो उसे एक दिन दिखाई नहीं दिया, वो उसे ढूंढते हुए आलेख्या के रूम में जाती है। आलेख्या उस डॉग को काट रही थी, ऐसा पद्मजा ने बाद में पुलिस को बताया। आलेख्या उस डॉग को मार देती है और वो कहती है कि ये डॉग फिर से जिंदा हो जाएगा और आलेख्या लास्ट तक ये क्लेम करती है कि वो डॉग जिंदा हुआ था। और फिर जनवरी 2021 में आलेख्या ने इंस्टा पर पोस्ट किया, शिवा इज कमिंग। पद्मजा ने पुलिस को ये भी बताया कि डंबल से दिव्या को मारने वाली आलेख्या ही थी। उसने डंबल को शिवा के डमरू के रूप में देखा और उसने अपने पेरेंट्स को कहा कि वो उसे एक त्रिशूल से ही मारे। पुलिस अब आलेख्या के बारे में और रिसर्च करने लगी। उन्हें पता चला कि जब आलेख्या भोपाल में MBA कर रही थी, उसी टाइम पर उसने एक तंत्र स्कूल भी ज्वाइन किया था, जहाँ वो तंत्र मंत्र के रिचुअल सीखने लगी थी ताकि वो अपनी छोटी बहन दिव्या का इलाज कर पाए। पुरुषोत्तम और पद्मजा के पास कोई रीजन नहीं था कि वो झूठ बोले, क्योंकि वो ऑलरेडी इन मर्डर्स को कन्फेस कर चुके थे। आगे चल के पुरुषोत्तम ने पुलिस को बताया कि मरने के बाद दूसरी दुनिया में जिंदा होने का आइडिया सबके दिमाग में इम्प्लांट करने वाली साई दिव्या थी। बचपन में वो कई बार टेरेस पर चढ़ती थी और वो कहती थी कि यहाँ से कूदने के बाद उसकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। वो इस बात पर पूरा भरोसा कर चुकी थी कि आलेख्या ही शिव है। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आलेख्या और दिव्या नेकेड पोस्चर में तंत्र मंत्र और रिचुअल्स की प्रैक्टिस करने लगे थे। 24 जनवरी की रात को एग्जैक्टली क्या हुआ, ये पूरा सच तो हमेशा मिस्ट्री ही रहेगा, लेकिन पुलिस के पास 3 थ्योरीज थी कि उस रात क्या हुआ होगा। या तो इन चारों ने मिलकर ये सब प्लान किया, या फिर शायद तीनों ने दिव्या को छोड़कर, या फिर शायद सिर्फ पेरेंट्स ने। लेकिन इन तीनों थ्योरीज में पेरेंट्स कॉमन हैं जिन्होंने ये मर्डर्स किए। इस केस में मैंने जितने आंसर्स ढूंढने की कोशिश की, उतने ही ज्यादा क्वेश्चंस मुझे मिले। आलेख्या के फ्रेंड्स ने बताया कि आलेख्या के मरने के बाद उसके इंस्टा का कंट्रोल किसी और के हाथ में था, क्योंकि उसका अकाउंट जो पहले प्राइवेट था वो उसके मरने के बाद सडनली पब्लिक हो गया था। शायद कोई सबको उसका असली चेहरा दिखाना चाहता था। आलेख्या के इंस्टा पर 2 आईडी थी, पर हो सकता है कि ये दोनों आईडीज आलेख्या ने ही बनाई हो, क्योंकि वो अपने एक आईडी से दूसरे आईडी पर कमेंट करती थी। और ये भी हो सकता है कि मरने से पहले आलेख्या ने खुद अपनी आईडी को पब्लिक किया ताकि दुनिया उसके बारे में जान पाए। अगर आप इस फैमिली की पुरानी तस्वीरें देखें तो ये फैमिली एक बिल्कुल नॉर्मल फैमिली लगती है। ये कोई अंधविश्वास में डूबी हुई फैमिली नहीं थी और शायद इसी वजह से ये केस और ज्यादा डिस्टर्बिंग लगता है, क्योंकि कभी कभी एजुकेशन भी मेंटल हेल्थ के सामने हार जाती है। इस केस में सबसे हैरानी की बात ये थी कि इस घर में किसी एक इंसान ने नहीं, बल्कि इन चारों ने एक ही कहानी पर यकीन कर लिया था। एक ही बात, एक ही रियलिटी और एक ही बिलीफ कि मौत एक दरवाजा है और उस दरवाजे की दूसरी पार एक नई जिंदगी। इस केस में डिस्कस करने के लिए और भी बहुत कुछ है, पर हम यहीं फुल स्टॉप लगाते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखें एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।